बार कि जातक का जो जन्म है और जन्म के बाद जो जन्म पत्रिका बनती है उसको तो देखते ही हैं, लेकिन उससे पहले जो 273 दिन का जो गर्भ मास था, गर्भ काल था, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर गुरुजी ने चर्चा की थी। और मूलतः आपने बताया था कि 273 दिन में +15 या -15 इतना गर्भकाल होता है। और किसका गर्भकाल कितना होगा ये जन्म के बाद जो ग्रह की स्थिति है या जन्म के बाद जो स्थिति है उससे हम देख सकते हैं कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ या कृष्ण पक्ष में हुआ, शुक्ल पक्ष के दिन में हुआ या रात्रि में हुआ। तो इस प्रकार के आपने कॉम्बिनेशन बताए थे। और साथ साथ मुझे ये ध्यान है कि 273 दिन से आपने शुरू किया था और बढ़ते क्रम में इसको बढ़ते 288 दिन लिया था आपने, और 273 से घटते हुए क्रम में लेते हुए आपने 258 दिन लिया था। इस प्रकार 273 ±15 दिन की गणित आपने बैठाई थी। सर, एक बहुत रोमांचक और तथ्य भी अभी आपके से जो बात हो रही थी, आपने जो समझाया था वो सामने आया कि मनुष्य के जीवन में जो जन्म के बाद जो उसकी परिस्थितियां बनती हैं और जैसा वो अपने जीवन में उसकी प्रतिभा निखरती है, उसका बीजारोपण कहीं ना कहीं गर्भ में ही पड़ चुका होता है। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसको अगले एपिसोड में किसी की कुंडली लेके बताने का कष्ट करें। तो एक तो सर मेरा प्रश्न ये है कि कोई एक ऐसा उदाहरण रखा जाए कि इस विषय में बताएं। और दूसरा निवेदन था कि हम 273 दिन जो ले रहे हैं तो सौर मास के हिसाब से तो 9 महीने हो गए, तो परंतु इसका क्या चंद्रमा से भी कोई संबंध है? इन दो विषयों पे मैं आज प्रकाश आप चाहूँगा कि इस पे हमें कुछ बताएं। और इस एपिसोड में एक बड़ा रोचक विषय होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो सर आप मैं किनारे बताऊँगा आपसे। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार बंधुओं। ग्रहों के प्रभाव कब और कितने कैसे लेने चाहिए, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। और अभी अखिलेश जी ने जिस प्रकार से आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, पहले भाग में हमने ये बताया था कि चंद्रमा के आधार पर किस प्रकार से गर्भकाल बदलता है। जन्म के समय चंद्रमा की जो स्थिति होती है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, उसके अनुसार किस प्रकार से गर्भकाल बदलता है, उसके अनुसार आज मैं शुक्ल पक्ष और चंद्रमा का दिन, शुक्ल पक्ष और चंद्रमा का दिन, उसका एक उदाहरण अमिताभ बच्चन का ले रहा हूं। अब शुक्ल पक्ष दिन, पहले मैं इसको समझा दूं कि शुक्ल पक्ष, पहले भी मैंने समझाया था कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है और फिर चंद्रमा का दिन क्या होता है। इन दोनों बातों को समझने के साथ साथ जैसा पहले बताया गया था उसके अनुसार जो दिन आते हैं उनका यहाँ तारतम्य बैठ रहा है अथवा नहीं, इसको भी देख लेते हैं। सामने देखिए, ये कुंडली अमिताभ बच्चन की है जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 दिन में 4 बजे हुआ, इलाहाबाद। अब इस कुंडली में हम शुक्ल पक्ष की बात जब मैंने बताई थी, सूर्य से 180 डिग्री इस तरफ शुक्ल पक्ष, इस तरफ कृष्ण पक्ष। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में है, दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह बताई थी कि यहां से इस तरफ दिन है, इस तरफ रात है, तो चंद्रमा का दिन है। तो इसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि अमिताभ बच्चन के जन्म के समय में शुक्ल पक्ष था और चंद्रमा दिन में था। चंद्रमा में दिन में था अर्थात होराइजन के ऊपर था, पूर्व से पश्चिम के बीच में, और वह यहाँ भाग्य स्थान पर है। और भाग्य स्थान पर होने के कारण मैंने आपको बताया था यह 263 दिन का गर्भकाल होना चाहिए। जब 263 दिन का गर्भकाल करते हैं तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन आता है 21 जनवरी
1942 ये प्राण प्रतिष्ठा का समय आता है। इसके पूर्व एक प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं। अखिलेश जी ने मेरे को पूछा था कि चंद्रमा का भी इससे कोई वास्ता है क्या? वस्तुतः वास्ता चंद्रमा का ही है। 16 दिन तो हम बदल करके लाते हैं। चंद्रमा का एक चक्र होता है 27.32 दिन का। ऐसे 10 चक्र होने पर एक गर्भकाल होता है। चंद्रमा के 10 चक्र यानी 273.2 दिन। ये 0.2 दिन का काउंट हमने नहीं किया, हमने 273 दिन ले लिए। 0.2 डेज का मतलब घंटों में फर्क आता है। और वही फर्क अभी अब मैं बताता हूँ इसमें किस प्रकार से आया, वो भी समझा देता हूँ। तो ये चंद्रमा के 10 महीने के लिए हमको 273 दिन लेकर के 0.2 डेज होता है। इस प्रकार से गर्भकाल 273.2 दिन से 15 दिन पहले 15 दिन पूर्व, 15 दिन पहले 15 दिन पूर्व इसलिए लिया जा रहा है कि कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष ठीक विपरीत होने के कारण वहाँ एक दिन 15 प्लस हो जाता है और 15 माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से हमने बताया गया, पहली थ्योरम बताई गई थी कि चंद्रमा का दिन और शुक्ल पक्ष होगा तो गर्भकाल कम होगा। अब गर्भकाल यहाँ से 273 से कम होते होते यहाँ भाग्य स्थान पर आ गया तो गर्भकाल कम होकर के 263 दिन का हो गया। अब वस्तुस्थिति देखिए, वस्तुस्थिति में यह गर्भकाल 21 जनवरी के आना चाहिए था। यहाँ मैंने देखो 21 जनवरी की जगह 19 जनवरी लिया हुआ है। यहाँ 19 जनवरी लिया हुआ है। आप कहोगे भाई ये आपने तो यहाँ 263 दिन बताए और यहाँ आपने ऐसा क्यों किया? ये बात क्योंकि भाग 2 में लेने का मतलब पहले प्रारंभिक बात जो बताई गई थी, प्रारंभिक बात में हमने बताया कि एक टेंटेटिवली जो समय है वो हमने आपको बता दिया था। अब आपको एग्जैक्टनेस की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी ओर गहराई में ले जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चंद्रमा वास्तव में इस स्थान से ऊपर है, दिख रहा होगा आपको, और उसके जो अंश हैं उस अंशों को आप होता क्या है, वस्तुतः क्या होता है ध्यान रखिए। ये जो चंद्रमा है ये 7 अंक में बैठा है, यहां आप देखेंगे वो लग्न हो जाता है। यहां जो लग्न है चंद्रमा उसमें आ जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहां चंद्रमा जिस घर में बैठा है वो लग्न हो जाता है और जो यहां लग्न है वो यहां चंद्रमा आ जाता है। इसके ठीक ठीक अंश बिठाने में यहाँ 1.5 दिन का फर्क पड़ रहा है। ये रात्रि का समय है 00, ये दिन का 4 बजे, तो आधा दिन तो वो हो जाता है, एक दिन और फर्क पड़ गया तो 19 जनवरी का ये समय जो आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा का एग्जैक्ट समय है जहां अंश भी मिल रहे हैं। पहले तो मैंने सब आपको लग्न मिला के दिखाया था और एक टेंटेटिवली आपको गर्भ का काल बताया था। अब उस गर्भ के काल को मैंने और सूक्ष्म कर दिया, तो वो सूक्ष्म करके अमिताभ बच्चन का गर्भ का काल आया 19 जनवरी 1942 रात को 00:41 और 15 सेकेंड, कुछ सेकेंड का फर्क पड़ सकता है, परंतु यह इसका ये गर्भकाल के समय ये प्राण प्रतिष्ठा का ये प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के समय अमिताभ बच्चन की कुंडली आ गई और ये जन्म कुंडली आ गई। मैं आपको यहाँ एक बात बताना आवश्यक समझता हूँ कि आखिर मैंने जो ये शोध की थी, इस शोध में सबसे बड़ा कारण यह है, अखिलेश जी को पता है कि मैं करीबन 150-200 एक्टर्स की कुंडलियां लेकर के ये विश्लेषण करना चाहता था कि एक एक्टर दूसरे एक्टर में
ग्रहों के प्रभाव किस प्रकार से बदलते हैं, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी में ग्रहों के प्रभाव का क्या अंतर पड़ता है। उस समय मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली ली थी, और अमिताभ बच्चन की कुंडली जब ली थी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इनके शुक्र का प्रभाव सिर्फ 44.1 था, जबकि शुक्र अभिनय में सबसे प्रमुख कारण माना गया है। या तो ज्योतिष गलत है या ये कुंडली गलत है, पर दोनों सत्य हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, और यहाँ दूसरी बात ये कि मंगल का पावर भी देखें कमजोर। अमिताभ बच्चन के लिए ये प्रसिद्ध है कि वो समय पे पहुंचते हैं और पूरा समय लगन के साथ अपनी शूटिंग देते हैं। उनका बहुत ये प्रसिद्ध है कि अमिताभ बच्चन कर्मशील, कर्मठ और निष्ठावान है, और एक्टिंग में बादशाह है। सबसे अच्छे से अच्छे एक्टर माने जाते हैं, उनके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तब यहाँ शुक्र और मंगल दोनों कमजोर, ये कैसे संभव? इसने मेरा माथा ठंडाया। तो मेरे को विचार हुआ कि हम इसके गर्भकाल की कुंडली बनाएं और क्या प्रभाव में क्या परिवर्तन पड़ता है उसको देखें। वैसे देखा जाए तो यहाँ 5 ग्रह प्रभावी हैं। सूर्य प्रभावी है, चंद्रमा प्रभावी है, बुध प्रभावी है, गुरु प्रभावी है और शनि प्रभावी है। तो एक बात तो निश्चित है कि इतने ग्रह प्रभावी होने के कारण व्यक्तित्व को महान व्यक्तित्व बनने में कोई समस्या नहीं थी, परंतु यहाँ शुक्र और मंगल जिसके कारण उनका नाम है, वो दोनों के दोनों गायब है। ये दुविधाजनक है। दूसरी बात, सारे ग्रह अष्टम भाव में, ये बात सत्य है। उन्होंने समस्याएं देखी, उनकी जन्म कुंडली बता रही है कि समस्याओं से ग्रस्त रहे। गुरु छठे में, राहु केतु और सब शनि बैठा है सुख के घर में। तो जैसे हम बताते हैं शनि जिस घर में बैठेगा उसका तो नुकसान कर देगा, तो ये शनि यहाँ तो सुख का नुकसान कर दे। ये तो सुख एवं ऐश आराम की जिंदगी तो जी है, परंतु तकलीफें भी बहुत देखी है। अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि द्वादश भाव का स्वामी है। विश्लेषण करने में दुविधा हो जाती है। अब आप देखिए, मैं इसके प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली ले रहा हूं और उस कुंडली में क्या हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में मंगल की स्थिति देखिए, हाँ, इस मंगल की स्थिति देखिए, शुक्र की स्थिति देखिए, है आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शुक्र 97.9% हो गया, शनि भी बहुत इच्छुक हो गया, और मंगल देखो 81.2% हो गया। तो व्यक्तित्व का निखार इधर से ज्यादा अच्छा दिख रहा है बृहस्पति की इससे। यहाँ सब केंद्र में आ गए ग्रह जो कि यहाँ खड्डे में थे। इसकी कुंडली में तुला लग्न हो गया, इसका प्रभाव शुक्र का प्रभाव है। यहाँ शनिश्चर का प्रभाव था। वो कानूनविद बनने चाहिए थे, न्यायाधीश बनने चाहिए थे, परंतु वो बन गए एक्टर। तो विश्लेषण करने में समस्याएं आएंगी, निश्चित आएंगी। तो हमको विश्लेषण करने में गहराई में जाना होगा, और गहराई में जब जाना होगा तो प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली को समझना होगा। और प्राण प्रतिष्ठा में आप देखिए सबके सब ग्रह, एक भी ग्रह ऐसा नहीं कमजोर है, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। इसलिए वो सबसे बेस्ट है। आज भी इतनी उम्र होने के बाद 79-80 के आसपास पहुंचने के बाद भी उनकी बादशाहत को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाया है। उनकी एक्टिंग को देख करके आज भी सब लालायित होते हैं।
मैं भी जब देखता हूँ मुझे भी अच्छा लगता है। और उनकी एक्टिंग में वास्तव में जादू है, और वो जादू इस कारण से है, ये शुक्र, उनकी तपस्या, मंगल। तो मेरा कहना है प्राण प्रतिष्ठा का समय निकालिए, और एग्जैक्ट निकालने के लिए आप क्या करिए, जो चंद्रमा है उसको लग्न बना दीजिए, और जो लग्न है इसमें आप चंद्रमा फिट कर दीजिए, और यदि अंशों को मिलाओगे तो आपको तारीख भी सही हो जाएगी। एक दिन पीछे लेके मैंने मिलाया था, चंद्रमा के यहाँ 26 अंश आ गए थे, जबकि वहां एक अंश है, यहाँ लग्न का एक अंश है, यहाँ 26 अंश आ गए, तो 13 2 दिन पीछे लेने पड़ा और मिल गया। कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं करनी पड़ी, और मिल गया। मैंने निकाला, अब रखा तो मैंने देखा मंगल शनि विवाह, प्रेम विवाह किया, सप्तम भाव में है, समाज के लड़ करके किया, मतलब समाज के विरोध में जैसे समाज करता है वैसा नहीं किया। सप्तम भाव में देखो, यहाँ मंगल शनि, यहाँ राहु है, तो मंगल शनि राहु तीनों बैठे हैं। यहाँ राहु है तो वहां सप्तम में वो है, लेकिन प्रेम विवाह में गड़बड़ी नहीं है। पर हाँ, जो नियम है उन नियमों को भंग हुआ वो दिख रहा है। शुक्र यहाँ शुक्र के घर में आ गया, सूर्य बादशाह दे रहा है, लाभ का स्वामी होकर के सुख में आया। जहां अमिताभ बच्चन पहुंच जाए उसके बाद में सब छोटे छोटे तारे दिखते हैं, ये सूर्य की तरह चमकते भासमान होते हैं। इसका कारण भी यही है, और इसकी प्रतिभा 95% यहाँ है, और यहाँ पर 77% है। यदि 66% यहाँ से ले लें, 25% यहाँ से ले लें, तो भी ये करीबन 85-90 के बीच में आ जाएगा, और वो इसका सही प्रतिनिधित्व होगा। 65% इधर से ले लो, 25% इसका ले लो और जोड़ दो, 10% का मार्जिन आप एक्स्ट्रा रखो, जो एक गोचर ग्रहों से उनको प्रभाव मिलेगा। तो 65% इसका ले लो, 25% इसका ले लो, ये व्यक्तित्व है इसका मध्यम। उसके बाद जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो गोचर ग्रहों के कारण, उनकी दशाओं अंतर्दशाओं के कारण और लोकल परिस्थितियों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, उनको कैसा कष्ट भोगना पड़ा, वो सब बातें इसमें आती हैं। ये मोटी मोटी बात में मैंने पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और कोई प्रश्न हो अखिलेश जी से मैं कहूँगा कि वो बात। सर ये तो बड़ा रोचक विषय है, और अगर मैं इसकी तुलना इसके साथ में करता हूँ तो आपने यहाँ जैसा विशेष रूप से मंगल के लिए बताया 43%, तो यहाँ मंगल 81% आ गया, और शुक्र यहाँ 44 था, तो वो एकदम से 97 एकदम से शूटअप हो गया ये। हाँ। तो इसकी वजह से इनकी जो कला का प्रभाव है वो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। हाँ। दूसरी बात ये है सर कि ये जो परसेंटेज है ये आपने कैसे निकाला, इसका कुछ बताएंगे? हाँ। इस बारे में जी। तो ये जो मैंने ग्रहों का इफेक्ट बताया है, ग्रहों के वास्तव में दूसरे जो इफेक्ट ज्योतिष में माने गए हैं, स्वग्रही है, उच्च का है, नीच का है, ये सब प्रभाव माने गए हैं। सप्तवर्गों में कितना प्रभाव है वो माना गया है, षड्वर्ग बल माना गया है। पर मैंने देखा है कि षड्वर्ग बल या वर्ग बल या उच्च नीच का बल इतना प्रभावी नहीं होता है जितना वस्तुतः कोई ग्रह पृथ्वी से उस समय कितना दूर है। मैंने प्रत्येक दिन के पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के आधार पर ग्रहों के प्रभाव को उसके परसेंटेज में बदला है। ये मेरा खुद का विशेष काम है। इस काम के आधार पर ही मैं शोध करना चाह रहा हूँ, और इस शोध के आधार पर मैं ब्लॉग कुछ ही दिनों में एक ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों को शिक्षित भी करूंगा ये सब चीज़ें कैसे आई, और उस ब्लॉग में सारी चीज़ें आएंगी। और पूरी विधान से अखिलेश जी ने मेरे को कहा है मैं आपको एक टाइपिस्ट दिला दूंगा, और टाइप करते हुए हम सारी विधाओं को पब्लिश करेंगे इंटरनेट पर आपके सामने, और आप उसको देख पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है लेक्चर्स तो सुनते हैं चले जाते हैं, परंतु आप एक स्थायी चीज़ करिए जो रहे, और वो स्थायी चीज़ हम करने वाले हैं ब्लॉग का निर्माण, जिसमें एक एक चीज़ का विवेचन मिलेगा। उसके बाद एक बात और, उसके अंदर और अधिक विवेचन आप चाहेंगे और अधिक विश्लेषण चाहेंगे तो कुछ ऑन पेमेंट भी विश्लेषण हो सकेगा।
ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। जी, तो सर जिस प्रकार से हम पुरानी पद्धति से षड बल निकालते हैं, ग्रह बल निकालते हैं, भाव बल निकालते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया है आपने परसेंटेज में अपने सॉफ्टवेयर से। हाँ, तो मैंने इसको दूरी के आधार पे किया, पृथ्वी से दूरी के आधार पे, ग्रह की दूरी। पृथ्वी से जो ग्रह कितना दूर है, किस समय, कितना दूर है, किस समय, उसका प्रभाव आपने यहाँ पर लिया। वो परसेंटेज वाइज। तो ये तो एक प्रकार से नया कार्य हुआ, और ये अगर सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा तभी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे सर। मैंने सॉफ्टवेयर तो दिया है वैसे, जी जी, परंतु इस सॉफ्टवेयर को मैं चाहता हूँ कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उस कार्य को करने का जो फंक्शनिंग है, उसके लिए जो धन है, मैं उसको मिनिमम प्राइस रखते हुए मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी मैंने ये तय किया है कि 1100 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 साल पीछे 100 साल आगे के ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की सभी प्रकार की चीजें ज्ञात हो जाएगी। और दूसरा, आज आपने जो टिप्स दिया सर, ये जो जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका में जहाँ पर चंद्रमा है, हाँ, इसको आप लग्न मान लें, हाँ, और जहाँ लग्न है उसको चंद्रमा, और जहाँ पर लग्न है वहाँ चंद्रमा मान लें। ये शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में तो आगे बताऊंगा जी ठीक है। तो अगला एपिसोड भी रखते हैं फिर। अभी 10 एपिसोड होंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब तो से एक मैंने आज जो बताया शुक्ल पक्ष और चंद्रमा का दिन, जी जी, उसका उदाहरण लिया है। शुक्ल पक्ष और चंद्रमा की रात्रि का दूसरा उदाहरण ले लेंगे, कृष्ण पक्ष और चंद्रमा का दिन और कृष्ण पक्ष और चंद्रमा की रात्रि उदाहरण लेकर के, और फिर विभिन्न प्रकार के विवेचन जो आएंगे हमारे सामने वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार हो जाएगी। श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि आपको पता लगे कि वस्तुतः ज्योतिषी जो होता है उसको एक सिद्धांत हाथ में लग रहा है, एक शास्त्र हाथ में लग रहा है, जिससे वो ठोस बात कर सकता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, और आत्मविश्वास से कह सकता है ये ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 90% तो होगा ही, इतना तो कह ही सकता है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे भी चालू रखेंगे। हाँ, और ये रिफ्लेक्ट नंबर 2 है। हाँ, और आप सबसे निवेदन है कि इस पर देखें, मनन करें, विचार करें। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उनका समाधान के लिए गुरु जी के ज्योतिष हरीश चैनल पर आप आ सकते हैं, वहाँ अपने प्रश्न रख सकते हैं, वहाँ आपको समाधान मिलेगा। और आप सब लोगों ने ध्यान से इसको सुना, देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आपके सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप सबका आशीर्वाद मुझे और हमारी टीम को मिलेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। ऐसा कहते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।